हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू एग्जाम दृष्टि एजुकेशन। आज की वीडियो में हम रासायनिक अपक्रियाएं तथा समीकरण के बारे में डिस्कस करेंगे। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रासायनिक अपक्रियाएं क्यों होती हैं। वाई डू केमिकल रिएक्शन अकर। संसार में विद्यमान प्रत्येक वस्तु अधिक से अधिक स्थायी होना चाहती है। परमाणु के लिए स्थायित्व का अर्थ है असक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना। परमाणु एक दूसरे से सहयोग करके अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करते हैं तथा अधिक स्थायित्व प्राप्त करते हैं। अन्य शब्दों में, परमाणु अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करके स्थायी होने के लिए रासायनिक बंध अथवा यौगिक बनाते हैं। इसलिए जब परमाणु परस्पर सहयोग करके रासायनिक बंधन अथवा रासायनिक यौगिक बनाते हैं, तब वे ऐसा इस प्रकार करते हैं कि उनके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, अर्थात बाह्य के कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। एक परमाणु अक्रिय गैस विन्यास निम्नलिखित 3 प्रकार से प्राप्त कर सकता है। सबसे पहला है एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर अन्य परमाणु के लिए एक या सेकंड पॉइंट है एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके अन्य परमाणु से। थर्ड पॉइंट है एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों का साझा करके अन्य परमाणु के साथ। उपयुक्त व्याख्या से स्पष्ट है कि एक से अधिक रासायनिक तत्वों के परमाणु यौगिक, आयन आदि के रूप में परस्पर संपर्क में आते हैं, तब वे स्थायित्व प्राप्त करने के लिए अन्य परमाणुओं से सहयोग होते हैं। स्पष्ट है कि परमाणु का विन्यास जितना अधिक स्थायी होगा, वे उतना ही अधिक अभिक्रियाशील होंगे तथा विन्यास स्थायी होने की स्थिति में वे कम अभिक्रियाशील या अक्रिय गैस होंगे। यह हमारी अभिकारक एवं उत्पाद, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अपक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं तो ऐसी अपक्रिया को हम रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। उदाहरण, मैग्नीशियम जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है तो हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड व हाइड्रोजन गैस बनती है। इस क्रिया को निम्नलिखित समीकरण से प्रदर्शित किया जा सकता है। Mg मैग्नीशियम प्लस 2HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो हमारा बनता है MgCl2 प्लस H2 मैग्नीशियम क्लोराइड तथा हाइड्रोजन। यहाँ पर Mg और HCl अभिकारक हैं और MgCl2 प्लस हाइड्रोजन उत्पादक हैं। इस अपक्रिया में मैग्नीशियम तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को अभिकारक तथा मैग्नीशियम क्लोराइड व हाइड्रोजन को परिमाणी या उत्पाद, रिजल्टेंट या प्रोडक्ट कहते हैं। इस संपूर्ण क्रिया को रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। तो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों, अभिकारकों तथा बनने वाले पदार्थों को रासायनिक सूत्रों द्वारा समीकरण के रूप में दर्शाने को अपक्रिया का रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक अपक्रिया का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। विभिन्न पदार्थ मिलकर रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप नए पदार्थ बनाते हैं। उदाहरण, जस्ता जिंक अम्लों से हाइड्रोजन मुक्त करता है। हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन परस्पर संयुक्त होकर जल बनाते हैं। कुछ पदार्थ ऑक्सीजन में जल कर नए पदार्थ और ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। इन सभी अपक्रियाओं में रासायनिक परिवर्तन होते हैं, इसलिए इन्हें हम रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। उदाहरण, जस्ता सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अपक्रिया करके जिंक सल्फेट का विलयन और हाइड्रोजन गैस बनाता है। रासायनिक अपक्रिया में के इस कथन को निम्नलिखित 2 प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। सबसे पहले शब्दों द्वारा निरूपित करना या रिप्रेजेंटेशन बाय वर्ड्स। इन रासायनिक अपक्रियाओं को शब्दों द्वारा निम्नलिखित प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। जिंक ठोस प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल तनु, तो हमारा बनेगा प्रोडक्ट जिंक सल्फेट विलयन प्लस हाइड्रोजन गैस। परंतु रासायनिक क्रियाओं के इस प्रकार निरूपण में समय अधिक लगता है तथा यह वैज्ञानिक विधि भी नहीं है। प्रतीकों तथा सूत्रों द्वारा निरूपण। प्रतीकों तथा सूत्रों द्वारा निरूपण, रिप्रेजेंटेशन बाय सिंबल एंड फॉर्मूला।
तत्वों और यौगिकों के नामों के स्थान पर उनके प्रतीकों और सूत्रों द्वारा रासायनिक समीकरण को संक्षेप में निम्नलिखित प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। सबसे पहले जिंक प्लस H2SO4 तो हमारा बनेगा जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। रासायनिक अभिक्रिया में इस प्रकार निरूपण से वैज्ञानिकता और इसमें कम समय लगता है। इस प्रकार निरूपण में अनेक प्रकार की सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं। इस प्रकार रासायनिक अभिक्रियाओं को अभिकारकों और उत्पादकों के नामों के स्थान पर उनके प्रतीकों और आणविक सूत्रों द्वारा निरूपित करने पर जो समीकरण प्राप्त होता है उसे हम रासायनिक समीकरण या केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अगली हेडिंग है हमारा रासायनिक समीकरणों के लिखने की विधियाँ, मेथड ऑफ राइटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। किसी अपक्रिया की रासायनिक समीकरण लिखते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले है अपक्रिया के अभिकारकों एवं उत्पादकों के नाम तथा रासायनिक सूत्र ज्ञात होने चाहिए। सेकंड पॉइंट है समीकरण में पदार्थ सदैव अणु के रूप में लिखे जाते हैं। उदाहरणतः हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा क्लोरीन आदि को क्रमशः H2, N2, O2 तथा Cl2 आदि लिखते हैं क्योंकि ये सभी गैस द्विपरमाणुक डायटोमिक हैं। एक परमाणुक मोनोएटॉमिक तत्वों को उनके प्रतीकों द्वारा लिखा जाता है, जैसे सोडियम, हाइड्रोजन, कॉपर आदि को Na, Mg तथा Cu आदि लिखा जाता है। थर्ड पॉइंट है रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों को प्रतीकों अथवा सूत्रों द्वारा बाईं ओर लिखा जाता है तथा विभिन्न अभिकारकों के बीच धन का चिन्ह लगा लिया जाता है, जैसे मैग्नीशियम Mg ऑक्सीजन में जलती है, इसके लिए बायां पक्ष Mg+O2 होगा। फोर्थ पॉइंट है रासायनिक अपक्रिया के पश्चात प्राप्त उत्पादकों को प्रतीकों अथवा सूत्रों द्वारा दाईं ओर लिखा जाता है तथा विभिन्न उत्पादकों के बीच धन का चिन्ह लगा लिया जाता है, जैसे उपयुक्त अभिक्रिया में उत्पाद मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसलिए दाहिनी पक्ष को MgO लिखा जाता है। फिफ्थ पॉइंट है इसके पश्चात अभिकारकों तथा उत्पादकों के मध्य बराबर अथवा एक तीर का चिन्ह लगाया जाता है, अर्थात Mg+O2 तो हमारा बनेगा MgO। इस समीकरण को ढांचा समीकरण या स्केलेटन इक्वेशन कहा जाता है। अतः इस ढांचा समीकरण को संतुलित कर लिया जाता है। 6 पॉइंट है हमारा समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण के बाईं ओर तथा दाईं ओर प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए, क्योंकि द्रव की अविनाशिता के नियम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अनुसार प्रत्येक रासायनिक परिवर्तन में ना तो कोई परमाणु नष्ट होता है और ना ही कोई नया परमाणु उत्पन्न होता है। अतः हमें उपयुक्त समीकरण के दोनों पक्षों में तत्वों के परमाणु की संख्या निम्नलिखित प्रकार से बराबर करनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है सर्वप्रथम हम ये देखते हैं कि एक अणु ऑक्सीजन में 2 परमाणु ऑक्सीजन है, जो 2 अणु मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगी, इसलिए Mg+O2 तो हमारा बन जाएगा 2MgO। बी पॉइंट है जब 2 अणु मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने के लिए मैग्नीशियम धातु के 2 परमाणु आवश्यक हैं, जैसे 2Mg+O2 तो हमारा बन जाएगा 2MgO। उपयुक्त समीकरण को ही हम रासायनिक समीकरण कहते हैं, क्योंकि इनके दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर है। अगली हेडिंग है हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहलाती है। उदाहरण 2KClO3 पोटेशियम क्लोरेट तो हमारा बनता है 2KCl + 3O2 पोटेशियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन। सेकंड है NH3 + HCl तो हमारा बनेगा NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। जब अमोनिया प्लस हाइड्रोक्लोराइड रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं तो हमारा बनता है
NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। थर्ड पॉइंट है जिंक प्लस H2SO4। जब जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है तो हमारा बनता है जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस H2O हाइड्रोजन गैस। फोर्थ है हाइड्रोजन जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करती है तो हमारा बनता है 2HCl। फिफ्थ है N2 प्लस 3H2 नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन तो हमारा बनता है अमोनिया 2NH3। सिक्स है 2Mg प्लस O2 तो हमारा बनेगा 2MgO। यहाँ पर मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है तो हमारा बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगली हेडिंग है हमारी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधियाँ। मेथड ऑफ बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए 4 विधियाँ प्रचलित हैं। सबसे पहली है जांच एवं त्रुटि विधि। सेकंड है आंशिक समीकरण विधि। थर्ड है संयोजकता विधि। फोर्थ है आयनिक समीकरण विधि। परंतु यहाँ हम केवल जांच एवं त्रुटि विधि का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम अभिकारकों को तीर के बाईं ओर तथा उत्पादकों को तीर के दाईं ओर उनके अणुसूत्रों के रूप में लिखा जाता है। फिर जो परमाणु सबसे कम संख्या में आया है उसे पहले संतुलित किया जाता है। इसके बाद बढ़ते हुए क्रम में परमाणु की संख्या को संतुलित करते हैं। उदाहरण कॉपर पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की अक्रिया से कॉपर सल्फेट, सल्फर डाइऑक्साइड तथा जल प्राप्त होता है। Cu प्लस H2SO4 तो हमारा बनता है कॉपर सल्फेट प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस H2O वाटर। इस समीकरण की जांच इस त्रुटि विधि से निम्नलिखित प्रकार से संतुलित करते हैं। सबसे पहले उपयुक्त समीकरण 1 में कॉपर परमाणु की संख्या सबसे कम है, इसलिए सबसे पहले कॉपर के परमाणु की संख्या को संतुलित करते हैं। इस समीकरण में बाएं पक्ष तथा दाएं पक्ष में कॉपर परमाणु की संख्या बराबर है। सेकंड, इस समीकरण में बाईं ओर सल्फर का एक परमाणु जबकि दाईं ओर 2 परमाणु हैं, इसलिए बाईं ओर सल्फ्यूरिक अम्ल के 2 परमाणु लिखकर सल्फर की संख्या को दोनों ओर बराबर करते हैं। अगला है इसका हो जाएगा Cu प्लस 2H2SO4 तो हमारा हो जाएगा CuSO4 प्लस SO2 प्लस H2O। ये हो गए समीकरण 2। इसके बाद है हमारा थर्ड पॉइंट। समीकरण 2 में बाईं ओर हाइड्रोजन के 4 परमाणु हैं जबकि दाईं ओर हाइड्रोजन परमाणु 2 हाइड्रोजन परमाणु हैं, इसलिए दाईं ओर H2O के 2 अणु लिखकर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या को भी संतुलित कर लेते हैं। Cu प्लस 2SO4 तो हमारा हो जाएगा CuSO4 प्लस 2H2O। समीकरण 3 में बाईं ओर ऑक्सीजन के 8 परमाणु हैं तथा दाईं ओर भी ऑक्सीजन के 8 परमाणु हैं, अतः यह संतुलित समीकरण है। इस विधि में संतुलित होने वाले कुछ अन्य समीकरण निम्नलिखित हैं। सबसे पहले है KClO3 तो हमारा बनता है KCl प्लस O। यह ढांचा समीकरण है। इसको संतुलित कैसे किया गया है? 2KClO3 तो हमारे बनेंगे 2KCl प्लस 3O2। सेकंड है NH4Cl प्लस CaOH का होल ट्वाइस तो हमारा बनेगा CaCl2 प्लस NH3 प्लस H2O। ये स्केलेटन इक्वेशन है तो इसको हमने बैलेंस करेंगे, संतुलित करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2NH4Cl प्लस CaOH का होल ट्वाइस तो बनेगा CaCl2 प्लस अमोनिया 2NH3 प्लस 2H2O मॉलिक्यूल। थर्ड है Cu2H2SO4 तो हमारा बनेगा CuSO4 प्लस SO2 प्लस H2O। ये एक स्केलेटन इक्वेशन है तो उसको बैलेंस करेंगे तो हमारा बनेगा Cu प्लस 2H2SO4। यहाँ पर CuSO4 और SO2 और प्लस 2H2O। यहाँ पर हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल हैं। अगला है